ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव 1 वो ये है कि द सी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन इन द इंटरवल गिवन है 1 और 3 इज। वो कहता है कि इंटरवल 1 और 3 में इस फंक्शन में अगर हम ये इंटरवल यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये बताना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। सी एक कांस्टेंट है। सो इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने से पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट एफ बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन। एफ एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और किसी क्लोज इंटरवल पे। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोज इंटरवल में जो भी वैल्यूज हैं ये वैल्यूज इस फंक्शन पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं। पहली कंडीशन के उसमें एफ ऑफ सी जो नंबर हम इनके दरमियान में से लेंगे ए और बी के दरमियान में से तो वो डिफाइंड भी होगा और उसी पॉइंट पे जो हमारी लिमिट है वो एग्जिस्ट भी करेगी और दोनों का आंसर इक्वल होगा। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए और बी, सेम वही नंबर जो ए और बी के दरमियान है वो हम लेंगे और उस पर चेक करेंगे क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट डिफरेंशियल और राइट डिफरेंशियल इक्वल होंगे तो वो डिफरेंशिएबल है। देन मतलब ये 4 कंडीशन फुलफिल है, 3 कंटीन्यूअस की, एक डिफरेंशिएबल की। देन देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी। ए और बी में से एक पॉइंट है जिसका नाम सी है, सच दैट वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा कि एफ डैश ऑफ सी जो है वो इक्वल है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। सो इसको यूज करके हमने सी की वैल्यू कैसे निकालनी है अभी देखते हैं। अब मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक हमारे पास ये 5 वैल्यूज का होना लाजमी है। 5 वैल्यूज कौन कौन सी हैं? पहली वैल्यू है एफ डैश ऑफ सी, सेकंड है एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, बी और ए। सो हम उस फंक्शन को ही देखते हैं। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है। तो सबसे पहले आपने फंक्शन को राइट कर लेना है। फंक्शन के अंदर आपने देखना है कि बी और ए क्या है। अब बाय डेफिनेशन ए और बी जो है वो इंटरवल है। अब इंटरवल आपको गिवन है वो है 1 एंड 3। ये आप देख सकते हैं इंटरवल गिवन है 1 और 3। इट मीन्स दैट कि इंटरवल की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास 1 और 3, ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू ए की है। सो ए इज इक्वल टू 1 होगा और बी इज इक्वल टू 3 होगा। सो हमारे पास बी और ए की वैल्यू तो आ गई। हमें अब क्या चाहिए? एफ ऑफ बी चाहिए और एफ ऑफ ए चाहिए। एफ ऑफ बी का मतलब ये है कि फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे हम बी पुट कर देते हैं, मीन बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वी कैन सी है कि हमारे पास जो एक्स है इसको हमने रिप्लेस कर दिया है बी के साथ। बी की वैल्यू क्या है? 3 है। सो 3 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 3 स्केयर माइनस 3 टाइम्स 3। सो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 क्यूब 27 minus 3 square 9, 9 times 5 that is 45 and minus 9. So after calculating these values we have 27 minus 9 18 and 45 में से 18 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 45 minus 18 27। so हमारे पास just wait 27 yes हमारे पास आंसर आ जाएगा -27। इसी तरह सेकंड वैल्यू ये मालूम होगी हमें एफ ऑफ बी, और अब हमने मालूम करनी है एफ ऑफ ए, वैल्यू मालूम करनी है। सो हमने क्या करना है? हमने उसी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे ए की वैल्यू पुट करनी है और ए की वैल्यू 1 है। सो 1 क्यूब माइनस 5 टाइम्स 1 स्क्वायर डॉट एंड माइनस 3 एक्स टाइम्स 1। सो इसका आंसर आएगा 1 क्यूब 1 आता है माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4 एंड माइनस 3 दैट इज माइनस 7। सो हमारे पास एफ ऑफ 1 का आंसर -7 आया, एफ ऑफ 3 का आंसर -27 आ गया।
बी का आंसर 3 है, ए का आंसर 1 है। एफ डैश ऑफ सी मालूम करना है। तो हमारे पास उससे फंक्शन है, पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। हम कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अब डेरिवेटिव निकालेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमारे पास आता है पावर रूल के मुताबिक 3x² और -5x² का डेरिवेटिव आता है पावर रूल के मुताबिक 2 पहले आ जाएगा, सो 2 5 10x एंड 3x का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 3 आ जाता है। सो दैट इज एफ डैश ऑफ x बट वी वांट एफ डैश ऑफ c। सो हम x को रिप्लेस कर देते हैं c के साथ, देयर इज 10c एंड सेम एज दैट। सो मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई है। सो हम सारी वैल्यूज इस थ्योरम में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास c की वैल्यू क्या आती है। सो एफ डैश ऑफ सी की जगह पे मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू हमारे पास आती है 3c² -10c-3। एफ ऑफ बी मीन मतलब एफ ऑफ 3 का आंसर आता है -27। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। माइनस एफ ऑफ ए, सो एफ ऑफ ए का आंसर जो आएगा हमारे पास वो है एफ ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -7, सो दैट इज -7 ओवर बी माइनस ए। बी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है, सो दैट इज 3 - 1। सो -27 + 7, इसका आंसर जो है आपके पास आ जाता है -20 और 3 - 1 का आंसर आपके पास आ जाता है 2। सो -20/2 इसका आंसर हमारे पास आ जाता है -10, so that is equal to -10। तो जब यही -10 उस साइड पे मूव करता है तो ये बन जाता है +10, तो इस साइड पे बच जाएगा 0। सो -3 + 10 का आंसर आपके पास आता है +7। सो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है सी को लेके, 3c² - 10c + 7 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो आपके पास सी के 2 आंसर आ जाएंगे। तो हम देखते हैं कि कौन से आंसर आते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 30 चाहिए, इधर 10 चाहिए, सो हम 7 और 3 को ले लेते हैं, -3c -7c। अब फर्स्ट में से आपके पास 3c कॉमन आ जाएगा और बाकी बच जाएगा c -1 और इधर से -7 कॉमन ले लेंगे, सो आपके पास अगेन c -1 कॉमन आ जाएगा, c -1। कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दिया जाता है क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आती हैं, तो मेन फोकस जो हमारा होता है वो कंसेप्ट्स पे होता है। सो 3c - 7 से यहाँ से c की जो आपके पास वैल्यू आती है वो आती है 7/3 और दूसरी वैल्यू आपके पास आती है 1। सो c की वैल्यू आपके पास आ जाती है 7/3 एंड 1। सो इसके मुताबिक आपका जो ऑप्शन ए है वो ठीक हो जाएगा बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। सो दोबारा से रिवाइज करेंगे कि हमने फंक्शन गिवन था, इंटरवल गिवन था, उन्होंने कहा कि मीन वैल्यू थ्योरम यूज करके आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो आपके पास सी की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। दैट इज आवर सॉल्यूशन। यस, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव 2 है द सी ऑफ काशी मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एंड जी ऑन इंटरवल 1 और 2 इज। अब काशी मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है आपने और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काशी मीन वैल्यू थ्योरम दो फंक्शंस के ऊपर होता है, मीन वैल्यू थ्योरम की ही टाइप है, सो एक्सटेंडेड है, मॉडिफाइड टाइप है, इसमें दो फंक्शंस हैं सेम एज, वो भी कंटिन्यूअस होंगे क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल पे, और जो डी डैश फर्स्ट डेरिवेटिव है एक्स का वो 0 के इक्वल ना हो, फर्स्ट डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का 0 ना हो, तो वो कहता है कि इस इंटरवल में से एक वैल्यू होगी जिसको हम सी का नाम देंगे और वो ये कंडीशन फुलफिल करेगी। सो आपने सबसे पहले काशी मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन को माइंड में लिखते हुए लिख लेना है इस फार्मूले को।
अब इस फार्मूले के मुताबिक आपको 6 वैल्यूज चाहिए। पहली वैल्यू चाहिए आपको एफ ऑफ बी, देन एफ ऑफ ए, फिर जी ऑफ बी, जी ऑफ ए, देन एफ डैश ऑफ सी और जी डैश ऑफ सी। सो जैसे हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही आपने क्वेश्चन को की डिमांड को फॉलो करते हुए पहले आपने लिख देना है एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। इसका पहले आपने एफ ऑफ बी डालना है। अब ए और बी का मैंने क्या बताया था कि वो इंटरवल में से होते हैं। जैसा कि यहाँ पे इंटरवल है 1 और 2, तो हम यहाँ पे इंटरवल भी लिख देते हैं, दैट इंटरवल इज 1 और 2। एंड 1 हमारे पास ए होगा, एंड जो 2 है हमारे पास ये बी होगा। तो आपने एफ ऑफ बी मालूम करना है, मीन आपने एक्स की जगह पे बी पुट कर देना है, दैट इज एफ ऑफ बी। मीन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, एफ ऑफ 2 मालूम करेंगे विच इज इक्वल टू 4। सिमिलरली आपने मालूम करना है एफ ऑफ ए विच इज इक्वल टू 1। सो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली ये दोनों वैल्यूज मालूम कर ली, देन आप एफ डैश ऑफ सी मालूम करना है। एफ डैश ऑफ सी का मतलब ये है कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले। सो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स का जो आंसर आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स वो आ जाएगा 2x। बट हमें क्या चाहिए, एफ डैश ऑफ सी चाहिए, तो हम एक्स को रिप्लेस करते हैं सी के साथ, तो आपके पास आंसर 2c आ जाएगा। सो ये ऊपर वाली 3 वैल्यूज थी, इनको हमने सॉल्व किया। अब हमें इसी हिसाब से जी की वैल्यूज भी चाहिए, जी डैश ऑफ सी चाहिए, जी ऑफ बी चाहिए, जी ऑफ ए चाहिए। तो हम पहले जी डैश ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं, जी ऑफ एक्स, दैट इज जी ऑफ एक्स। अब इसमें हमने पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, वो आएगा 3x स्क्वायर, दैट इज 3x स्क्वायर। सो हमें c चाहिए, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं c के साथ, दैट इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। आफ्टर दैट हमने g ऑफ 2 निकालना है, g ऑफ 1 निकालना है, तो x को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ। सो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। सिमिलरली आपने क्या निकालना है, और g ऑफ 1, तो आपने x को रिप्लेस कर देना 1 के साथ, सो दैट इज 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1। सो ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पुट करनी है हमारे पास मालूम हो गई हैं। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी, एफ डैश ऑफ सी का आंसर आया 2c, 2c, और जी डैश ऑफ सी का आंसर आया 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर। एफ ऑफ बी का आंसर आपके पास आता है 4, एंड एफ ऑफ ए का आंसर आपके पास आता है 1। सिमिलरली जी ऑफ बी का आंसर आपके पास आता है 8, और जी ऑफ 1 का आंसर आपके पास अगेन 1 ही आ जाता है। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास c के साथ c कट जाएगा, सो दैट c इज कैंसल्ड ड्यू टू दैट स्क्वायर। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 2/3c। अब ऊपर वाला c कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 4 - 1 3 आ जाएगा, और 8 - 1 7 आ जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके पास c की वैल्यूज आ जाएंगी, सो दैट इज 9c, और इधर 14 आ जाएगा। 9c इज इक्वल टू 14, तो c की वैल्यू आ जाएगी 14/9। सो दैट इज योर आंसर। अब आप देखेंगे कि क्या यहाँ 14/9 है, जी 14/9 है, सो दैट इज आवर एग्जैक्ट आंसर। जी, सो ये इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक चेंज होने वाला है। और मीन वैल्यू या काशी मीन वैल्यू थ्योरम का अगर एमसीक्यूज होगा तो उसमें गिवन क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर मीन वैल्यू थ्योरम है, काशी मीन वैल्यू है, तो 2 फंक्शन गिवन होंगे, साथ में इंटरवल भी गिवन होगा। देन आपको कहा जाएगा कि सी की वैल्यू मालूम करें। एक और केस भी हो सकता है कि आपको सी की वैल्यू भी दी जाए और फंक्शंस भी दी जाए, इंटरवल मालूम करना हो, तो भी इसी फार्मूले के तहत आपने
ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जी एनी क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। गुड। नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। ऑब्जेक्टिव 3 है हमारे पास। इस टाइप के एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा इस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बारीक हैं। बारीक का मतलब ये है कि आपको उनको समझने के लिए थोड़ा सा फोकस चाहिए होगा। जैसा कि अब पहली डेफिनेशन के मुताबिक द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन इज, इसका हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम देखते हैं। आज वैसे कोशिश ये करनी थी, स्टूडेंट्स का भी यही कहना था कि सर आज कम पढ़ाइएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ज्यादा स्टूडेंट्स की छुट्टी है आज। तो ये टॉपिक रिवाइज भी कराया जाएगा, लेकिन फोकस आज ज्यादा करेंगे आप, ताकि ये हमारे पास एक ग्राफ है फॉर एग्जांपल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो हम यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं जो कि कुछ इस शेप से है। इसको मैं आगे मूव करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दैट इज अ ग्राफ। अब इस ग्राफ में हम देखते हैं, जिसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, कि फंक्शन जो है यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। ठीक हो गया। एंड आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट ऐसा आता है जब फंक्शन इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ मूव करने लग जाता है। सो जिस जब तक फंक्शन जो है हमारा इंक्रीज कर रहा है, देन हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और आफ्टर दैट फंक्शन जब डिक्रीज करने लगता है तो हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो यहाँ पे जो है फंक्शन जो है वो क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है, डिक्रीज। सो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसे बनती है। एक फंक्शन है, अगर उसकी वैल्यू उसकी डोमेन हम बढ़ाते जाएं तो उसकी रेंज भी बढ़ती जाए। डोमेन बढ़ाने से रेंज भी बढ़ती जाए तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है, हम कहते हैं कि दैट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, जैसा कि हम कहते हैं कि हम पुट कर देते हैं एफ ऑफ 1, सो 1 दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली जब हम इसी फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं 2, तो आपके पास आंसर जो आता है वो आता है 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। सो जब हमने डोमेन को बढ़ाया है, मतलब 1 छोटा था और 2 उससे बड़ा है, तो उसका जो फंक्शन का आंसर आया, मीन एफ ऑफ 1 का जो आंसर आया, वो भी सेम एज एफ ऑफ 1, सॉरी एफ ऑफ 1 इज लेस देन 2। तो फंक्शन ऑफ 1 जो है वो भी लेस देन होगा फंक्शन ऑफ 2 से। ठीक हो गया। सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की जनरल डेफिनेशन क्या बनेगी, चलो हम ट्राई करते हैं इसी को देखते हुए, कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ ए, इसको मैं ए का नाम दूंगा, एफ ऑफ ए जो है, और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए का आंसर लेस देन हो एफ ऑफ बी से, सच दैट ए इज आल्सो लेस देन डी। सो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब डोमेन बढ़ेगी तो उसकी रेंज भी बढ़े, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिटिकल पॉइंट से पहले ही, इंक्रीजिंग फंक्शन। सो आप यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स है, तो उसमें एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ बी है और ए भी लेस देन बी है, देन इट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी हम मूव करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की तरफ। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन था, तो हम कह देते हैं कि अगर इस फंक्शन में को हम कहते हैं 1/, एक्स स्क्वायर कह देते हैं फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एफ ऑफ 1 जो है वो 1 ही आएगा, 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। और ये हमारे पास आ जाएगा 1/4
सो दैट इज इक्वल टू 1/4। सो उसका आंसर जो आपके पास आएगा दैट इज 0.25। अब डोमेन तो बढ़ गई है लेकिन रेंज क्या हो रही है, कम हो रही है। 1 तो 2 से छोटा है लेकिन 1 का आंसर जो है वो 2 से बड़ा है। सो इस टाइप का जो फंक्शन कहलाता है दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। जो डोमेन बढ़ती जाए बट रेंज जो है वो पहले से कम होती जाए, दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं लिख दूंगा इसकी डेफिनेशन भी, डिक्रीजिंग फंक्शन। सो हमने इसको लिख दिया दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद हमारे पास आता है स्टेशनरी पॉइंट। अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं कि एक यहाँ से हमने फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ा होगा फिजिक्स में, बाल को थ्रो करते हैं, बाल ऊपर की तरफ मूव करती है, एक पॉइंट ऐसा आता है वहां पे वो रुक जाती है फॉर सम इंस्टेंस, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। सो दैट जब तक इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन, जब डिक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और जिस पॉइंट पे वो 1 सेकेंड के लिए रुक जाती है, 1 सेकेंड या उससे भी कम टाइम के लिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। इसको हम स्टेशनरी पॉइंट का नाम देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। इन मैथमेटिक्स हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए कुछ शॉर्टकट फार्मूलाज बना लेते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, अभी मैंने एग्जांपल दी थी, अभी उनको अप्लाई भी करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है, उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो इट मीन दैट दैट फंक्शन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर उसका आंसर 0 लेस देन 0 आता है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। और अगर उसका आंसर फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 0 के इक्वल आ जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। तो इसमें जो x होगा जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। और जिस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है दैट इज इंक्रीजिंग पॉइंट, जिस पे डिक्रीज कर रहा है दैट इज डिक्रीजिंग पॉइंट। सो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, कि अगर डोमेन बढ़ रही है तो उसकी रेंज भी बढ़ेगी इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या है, डोमेन अगर बढ़ रही है तो रेंज कम हो, रेंज या हम इसको उलट भी कर सकते हैं कि अगर डोमेन कम हो रही है तो रेंज ज्यादा हो, सो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। या जैसा कि आप पढ़ते हैं इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये सेम वैसे ही है स्टेशनरी पॉइंट। सो स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। सो अब इसी रिलेटेड एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं आपके पास, एमसीक्यूज इस टाइप के आ सकते हैं कि एक फंक्शन है उसका आप स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करें। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, आफ्टर टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव आपने क्या करना होगा, उसको 0 के इक्वल कर देना है। सो आपके पास जो आंसर आएगा, वो जो पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। और अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आता है यानी पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर लेस देन 0 आता है तो आप कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। सो आई होप सो ये 3 डेफिनेशंस आपको क्लियर हो चुकी होंगी। Just wait, पानी पी। जी सर। अब हम आते हैं लास्ट डेफिनेशन, आज के लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन, वो है क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल नंबर। जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो जिस पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव 0 आता है दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। सेम डेफिनेशन हम कह सकते हैं क्रिटिकल नंबर के लिए या क्रिटिकल पॉइंट के लिए कि ऐसा पॉइंट जो डोमेन के इंटरवल में से ही होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात ये है कि उस पॉइंट पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव या 0 हो या अनडिफाइंड हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल नंबर।
सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी पॉइंट एंड क्रिटिकल नंबर? एक फर्क है। क्या फर्क है? स्टेशनरी पॉइंट हमेशा जीरो ही होगा, ये या जीरो होगा या अनडिफाइंड होगा। कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स के लिए अगर हम देखना चाहें तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट है, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट का नाम भी देते हैं। बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कैसे हो सकता है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है जो यहाँ से मूव कर रहा है, अपवर्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। अब वो यहाँ तक मूव कर रहा है और आफ्टर दैट वो डिक्रीज होता होता नीचे आ जाता है। सो जिस पॉइंट पे फंक्शन ने इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होने की तरफ मूव करना है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। मैं पहले बता चुका हूँ। दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इसको इसको भी क्रिटिकल पॉइंट का नाम दिया जाता है। लेकिन एक और डिफरेंस भी है, वो ये है कि फॉर्मूला एक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट ऐसा आता है, उस पॉइंट के बाद फंक्शन की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड, ये इनफिनाइट चला जाता है मूव कर। सो दैट पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, बट दैट इज नॉट स्टेशनरी पॉइंट। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट के बाद से पहले अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसके बाद डिक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करे तो उसके बाद इंक्रीज करेगा। बट क्रिटिकल में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो वही है जो स्टेशनरी की है, दूसरी ये है कि उस पॉइंट के बाद फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। ठीक हो गया? वो डिफाइंड ही ना रहे, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ये इसका लॉजिक था। ठीक हो गया? सो मैथमेटिकली आपने जब भी क्रिटिकल पॉइंट की बात होगी, आपने ये भी चेक करना है कि जीरो कहाँ पे होता है और ये भी चेक करना है कि अनडिफाइंड या डजंट एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है। अब जैसा कि मैं एमसीक्यूज डिस्कस कर लेता हूँ आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक फंक्शन है, उसने कहा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स का वर्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि एक क्रिटिकल पॉइंट वो है जिस पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अपना का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एक वो देखना है किस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। दूसरा हमने ये भी देखना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है। सो हम फंक्शन लिखते हैं। सो वी हैव दैट फंक्शन। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स, पावर रूल के मुताबिक पावर पहले आ जाएगी, 4/3 हमारे पास पहले आ जाती है पावर, और फिर हमने पावर में से एक काम करना है, 4/3। फिर पावर में से आपने क्या करना है, एक माइनस कर देना है। सिमिलरली हेयर 1/3 फर्स्ट में आ जाएगा और फिर आपने 1/3 में से एक माइनस कर देना है। सो 4/3 - 1, आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 3, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। सो बेटा इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज 1/3। और ये रेस कर देते हैं, और 1/3 में से हम अगर 1 माइनस करते हैं, 3 1 - 3 दैट इज इक्वल टू -2/3। सो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास आ जाता है -2/3 -1। सो दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। सो अब हमने क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो पुट कर देते हैं। पहली बात, जीरो पुट करने से हमारे पास क्या होगा कि देख सकते हैं कि पहला पॉइंट जिस पे फंक्शन जीरो हो रहा है वो कौन सा है। ठीक हो गया? सो हम एफ डैश ऑफ एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। तो 4/3 अगर हम 3 कॉमन लें तो ये उस साइड पे जाके जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा 4 एक्स की पावर 1/3 एंड इधर बचेगा 4 एक्स की पावर 2/3। अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हमारे पास कोई वैल्यू कॉमन आ रही है। कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है? तो फार्मूला हम कोई एक वैल्यू कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ से 0 इज इक्वल टू 4 तो कॉमन आ ही जाएगा। अब अगर आप x की पावर 1/3 कॉमन लें तो हमारे पास -2/3 -1 आ जाएगा। x की पावर -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। x 1/3
जी अगर हम 1/3 कॉमन लेते हैं तो x की पावर 1 आएगा, फिर यहाँ से नेगेटिव टर्म आ रही है इसलिए यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हम यहाँ से 4 को कॉमन लेके उस साइड पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x की पावर 1/3 और प्लस x की पावर -2/3। सो ये आपके पास दो टर्म्स बच जाएंगी। 4 कॉमन लेके उस साइड पे हमने 4 को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक हो गया। सो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों को, सो जब मैं ऐड करता हूँ सो दैट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सो -2/3 + 1 अगर आप करें, -2/3 + 1, सो दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक हो गया। जब मैं x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो सारी पावर है ये हमारे पास बन जाती है x की पावर 1/3। सो दैट इज 1/3। जी यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की पावर 1/3 बोथ में से कॉमन आ जाता है। जब बोथ में से हम x की पावर 1/3 कॉमन लेते हैं, Ctrl+C, 0 इज इक्वल टू, जी तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में सिर्फ बचेगा x और दूसरी टर्म में हमारे पास क्या बच जाएगा, +1। जी अब हमने यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। अब x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास। x की पावर 1/3 को 0 करेंगे तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0। और दूसरी टर्म क्या आएगी, x इज इक्वल टू -1। सो हमारे पास x के दो आंसर आ जाएंगे, एक 0 आएगा और एक -1 आएगा। अब हम चेक करते हैं कि 0 पे आंसर क्या मिलता है और -1 पे आंसर क्या मिलता है। अब अगर हम फंक्शन में, ये फंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम x की जगह पे 0 पुट करें, दैट इज फंक्शन x की वजह आप 0 पुट करें, सो 0 की पावर जो भी होगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, बल्कि f डैश ऑफ x में हमें पुट करना है। देखते हैं कि क्या आंसर आता है। f डैश ऑफ x 4/3 पॉजिटिव था, फिर इधर हमारे पास बच गया था 1/3, 4/3, यहाँ पे हमारे पास बच गया था 1/3, यार सॉरी, और यहाँ पे बच गया था हमारे पास -1/3। अब माइनस है, जब इसको हम अगर नीचे लेके आते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3 पॉजिटिव में ही रह जाएगी। सो हम क्या कहते हैं, बल्कि -2/3 हो जाएगी। सो हम यहाँ पे इसको ले आते हैं नीचे। सो अब इसकी पावर नीचे आके +2/3 हो जाएगी, ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, 4 ही आ जाता था जो भी था। अब अगर हम x को पहले बात 0 पुट करते हैं तो 0 पे आंसर दैट इज 0 एंड 4/0 दैट इज इन्फिनिटी। सो x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है। अगर आप -1 पुट करते हैं, ठीक हो गया। सो x की पावर -1 पावर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, ये +1 हो जाएगा, ये -1, तो आपके पास आंसर इसका 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। सो -1 पे फंक्शन आंसर 0 देगा आपको और 0 पे आपको आंसर अनडिफाइंड देगा। सो इट मीन्स दैट कि आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो दोनों कंडीशंस के मुताबिक आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्यूशन, हाँ जी यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब अगर यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि 0 और -1 में से आपका स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, तो आपने वो बताना है जिस पे आपके पास डेरिवेटिव का आंसर 0 आता है, अनडिफाइंड वाला नहीं बताना। सो ये फंक्शन -1 पे स्टेशनरी है और -1 और 0 दोनों पे क्या है, क्रिटिकल है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पे आंसर देखना है -1 और 0, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट भी वैसे है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट वो इम्पोर्टेंट है। सो इंशाल्लाह कल ही हम वो डिस्कस करेंगे। अब जो है आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा और